नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम फिर लौटे हैं एक नए टॉपिक के साथ, और नए टॉपिक के साथ ही साथ आज हम फिर एक नया सब्जेक्ट भी साथ लाए हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, मैं साइंस के लिए कुछ नई चीज़ें लाऊंगा। साथ ही साथ हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जो कि इधर उधर की ना हो और बिल्कुल ईजी हो। साथ ही साथ हम बिल्कुल इजी वे में देखेंगे, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है सर्च स्टडी। सर्च मतलब बिल्कुल इजी, तो हम उसी तरह से आज पढ़ेंगे, सीखेंगे और जानेंगे इन टॉपिक्स में क्या है, जिससे कि आपको याद रखने में बिल्कुल आसानी है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलता हूँ कि अब प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन मिले और आपसे हमारा कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि 10th क्लास का चैप्टर है, साइंस का फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें हम पहले जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन मतलब कि अगर हम एक सीधी बात बोलें तो ऐसे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो मिलकर कुछ नए सब्सटेंस बनाए, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इससे हम क्या लिखेंगे, द प्रोसेस, बिल्कुल उसी लैंग्वेज में लिखना है जिस लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं, द प्रोसेस इन विच टू और more substances mixed together to form new substance। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऐसी एक प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में एक बात आती है, हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस वगैरह पढ़ी है। तो वो बात यहाँ पर भी याद रखने के लिए कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होकर एक नया सब्सटेंस बनाए, उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन कैसे हम पता कर सकते हैं, पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि उसमें कलर चेंजेस होंगे, कलर चेंज होने के साथ साथ उसका स्टेट चेंज हो सकता है। स्टेट चेंज मतलब लिक्विड, गैस या सॉलिड। तो स्टेट चेंज होने के बाद शेप चेंज हो सकती है। तो ये सारी हमारी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन, अब ये तो पता चलिए कैसे पता चलेगी कि उसका शेप चेंज होगा, कलर चेंज होगा या स्टेट चेंज होगी, तो हमें पता चलता है कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब बात ये आती है कि केमिकल रिएक्शन, जैसा कि मैंने बोला पिछले साल हम पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है, फिजिकल चेंज क्या होती है, केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज तो चलो ठीक है, फिजिकल चेंज मतलब हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है। जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कभी भी किसी भी फिजिकल चेंज से रिवर्स नहीं की जा सकती। मतलब कि जो अपने फिल्ट्रेशन प्रोसेस पिछली बार पढ़े हैं, जैसे कि फिल्ट्राइजेशन, उसके बाद मैग्नेटिज्म, और उसके बाद जो बाकी की जो प्रोसेसेस थी फिल्ट्रेशन प्रोसेस, उनसे इनको वापस से उसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता जो कि हम पहले जिस फॉर्म से ये नए सब्सटेंसेस बने हैं। तो ऐसी प्रोसेसेस को क्या कहा जाएगा, केमिकल रिएक्शंस। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन, जैसा कि हम मानते हैं कि किसी का बहुत लंबा सा नाम है तो उसके छोटे नाम भी होते हैं। ऐसा नहीं कि हम बार बार उसको उसी लंबे से नाम के साथ बोलेंगे, छोटे से नाम को रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो ईजी रहता है। ऐसा एक सीधी भाषा में बोलूँ तो एक ऐसा वे जिससे हम डायरेक्टली उससे छोटे फॉर्म में लिख सकें या रिप्रेजेंट कर सकें। तो केमिकल इक्वेशन वही होती है कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसी अदर फॉर्म में या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिम्बॉल्स के थ्रू, तो उसे क्या कहा जाएगा,
केमिकल इक्वेशन, मतलब कि प्रोडक्ट फॉर्म में या मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होंगे उनके सिंबल्स के थ्रू हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। उसके बाद बात आती है केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स होते हैं। दो रिएक्टेंट्स जो मिलकर सब्सटेंस बनाते हैं, या दो ऐसे सब्सटेंस जो दोनों मिलते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है, और जो मिलकर कुछ रिजल्ट देते हैं वो इस रिजल्ट को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे कि हम माने तो मैग्नीशियम रिबन आपके बुक्स का एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मतलब हमने क्या बोला, मैग्नीशियम रिबन is burned in the presence of oxygen। मतलब मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या देगा, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कि अगर इसे हम, ये तो हो गई हमारी रिएक्शन हमने बता दी अगर इतना लंबा सा सेंटेंस बोल के। अब अगर हमें इक्वेशन के बेसिस पे से बताना है तो इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। इक्वेशन के लिए देखिए, पहली बात तो हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ठीक है। उसके बाद हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब हम ऑक्सीजन को भी ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो गया O2। क्या मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों हम देख लेते हैं। तो ये तो हमारे क्या हो गए, दोनों रिएक्टेंट्स हो गए। इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करना कोई भी रिएक्शन, मतलब कि अगर कोई रिएक्शन है उसको अगर हम ऐड कर रहे हैं, मतलब अगर रिएक्ट कराना है तो उसे एडिशन साइन के साथ ही लिखेंगे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया मैग्नीशियम एक सब्सटेंस, ऑक्सीजन दूसरा सब्सटेंस, तो ये दो सब्सटेंसेस हो गए। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मतलब हम इन दोनों को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और ये जो MgO बना है, ये MgO इसने नया सब्सटेंस दिया, मतलब इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये हो गए रिएक्टेंट, ये हो गए प्रोडक्ट, और ये पूरी क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन हो गई। केमिकल रिएक्शन क्या होता है हमने वो देख लिया, केमिकल इक्वेशन क्या हो गई वो देख लिया, उसके साथ साथ एक एग्जांपल भी देख लिया। अब हम आगे देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं उसे आगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, या केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग कैसे होती है, क्या होती है। तो पहले तो वही मैं बता चुका हूँ केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जैसे कि केमिकल इक्वेशन है, तो केमिकल इक्वेशन मतलब क्या कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। तो बात ये है कि अब हमें ये तो पता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंसिंग क्या होती है। बैलेंसिंग मतलब कि जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट की तरफ है किसी सब्सटेंस के, उतने ही उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की तरफ भी होने चाहिए, सीधी सिंपल बात। उसके बाद जब इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को भी हमें रिप्रेजेंट करना है किसी भी केमिकल इक्वेशन में। तो सॉलिड के लिए क्या आता है, स्मॉल s, लिक्विड के लिए क्या आता है, स्मॉल l, गैस के लिए क्या आता है, स्मॉल g, और एक्वस के लिए आता है AQ। एक्वस मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की प्रेजेंस हो, मतलब कि एक तरह से लिक्विड ही होता है लेकिन वाटर की प्रेजेंस में कोई भी अगर सब्सटेंस बन रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, एक्वस। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। तो एक एग्जांपल के फॉर्म में हम देखते हैं। तो एग्जांपल हम एक लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है Fe प्लस, थोड़ा सा दूर लिखते हैं, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो जैसे कि यहाँ पर Fe तो क्या है, सॉलिड है, आयरन, H2O लिक्विड है,
मतलब पानी, Fe3O4 हो गया आयरन ऑक्साइड, या फिर यूँ कह लीजिए कि फेरिक ऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा सॉलिड, और H2 तो मतलब हाइड्रोजन गैस, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ आयरन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, एक है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक है। फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ कितने हो गए, 3 हो गए। फिर यहाँ पर H2 कितना, H2 है, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन 2। तो हाइड्रोजन तो ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल्स मतलब प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट्स में भी दोनों में सेम है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्हें यहाँ पर बैलेंस करना है, मतलब कि अब अगर हम यहाँ पर आयरन 1 है और यहाँ 3 है तो हमें यहाँ पर भी 3 चाहिए रहेंगे। उसके बाद अगर ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो हमें यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन चाहिए रहेंगे। और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ब्लॉक बना लेते हैं। जिसमें यहाँ पर हम ऊपर लिख लेंगे मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस, दूसरा यहाँ पर आ जाएगा रिएक्टेंट, फिर तीसरा यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट। उसके बाद कितने मॉलिक्यूल, कितने सब्सटेंस हमारे पास, एक तो Fe है, तो पहला हम यहाँ पर Fe डाल लेते हैं, मतलब आयरन। दूसरा यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर H लिख लेते हैं, हाइड्रोजन। तीसरा यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लिख लेते हैं, ये आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट में हमारे पास F कितने हैं, Fe कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया। Fe कितना है यहाँ पर प्रोडक्ट में, तो 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। फिर अब बात आती है दूसरा H2 कितना है हमारे पास, यहाँ पर 2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में H कितना है, 2 है, तो बिल्कुल बराबर है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1, और यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन, 4। तो अब हमें यहाँ पर क्या क्या करना है, बैलेंस इन दोनों को और इन दोनों। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमें कितने की ज़रूरत है, 3 की, तो यहाँ पर तो आ गया 3, ठीक है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अगर यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ, 4 इधर, तो इंटू 4 करेंगे, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, पर यहाँ पर हाइड्रोजन में भी फिर 4 का मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर अगर 4 2 जा 8 होगा, तो यहाँ पर भी हमें कितना करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखते भी जाते हैं ताकि हमें याद रहे, जैसे Fe, फिर प्लस ये सॉलिड है हमारे पास, प्लस H2O लिक्विड, फिर फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 कितना हो गया सॉलिड, फिर यहाँ पर ये प्लस H2 गैस। तो देखिए हमने पहले क्या करा, यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड कितने, सॉरी आयरन कितना है, 3, तो यहाँ पर कितना है, 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आयरन दोनों इक्वल हो गए। अब बात आती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, उसे नहीं देखते। पहले हम ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ कितने हैं, 1, हमने यहाँ पर क्या करा, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया रिएक्टेंट साइड, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई मतलब 4 का इंटू। तो अब देखिए यहाँ 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, और 4 1 जा 4, तो ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो गए। और अब यहाँ पर अगर 4 इंटू 2 8 यहाँ पर हाइड्रोजन हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पर कितने चाहिए, अब 2 तो है ही, तो 4 कर लेते हैं, यहाँ पर 8 वापस 4, ये हो गए 8। मतलब अब देखते हैं यहाँ पर कितना हो गया, देखें 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। प्रोडक्ट में रिएक्टेंट 3 है, देखते हैं 3 है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में रिएक्टेंट 3 है, तो यहाँ पर भी रिएक्टेंट 3 है, मतलब प्रोडक्ट और
रिएक्टेंट में 3 3 दोनों में हो गए। फिर उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें तो 4 2 8 इधर भी है, 4 2 8 इधर भी है। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। मतलब कि रिएक्टेंट में जो आयरन था वो कितने हो गए 3, प्रोडक्ट में जो आयरन है वो कितने हो गए 3। फिर देखते हैं 4 2 8, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन इधर भी 8 है। फिर 4 1 4, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस। अब एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा Mg हमारा सॉलिड है प्लस O2 गैस है, उस क्या बना के देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये क्या है सॉलिड। तो अगर हम इसे डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, ये टेबल वगैरह के हिसाब से नहीं, तो यहाँ पर Mg कितना है 1 है, यहाँ पर Mg कितना है 1 है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2 है, ये O2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर 1 है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई। अब अगर 2 का मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर Mg यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ Mg कितना था 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई। वापस वही चेक करते हैं, यहाँ 2 Mg हो गए, यहाँ पर भी 2 Mg हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितने हो गए 2। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो बैलेंसिंग इक्वेशन बहुत ईजी सा टॉपिक है। अभी आप स्टार्टिंग में ऐसे करना, लेकिन जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे ना तो ऐसे करोगे तो हर इक्वेशन बहुत इजीली बैलेंस हो जाएगी। करना कुछ नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पहले मॉलिक्यूल्स चेक कर लो, चेक करने के बाद जितने कम पड़ रहे हैं उतना बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते जाओ, इधर उधर चेक करते जाओ, इजीली इक्वेशन वापस बैलेंस हो जाएगी। तो अब पहले हम ये जानते थे कि हमने चलो बैलेंस तो कर दिया, पर बैलेंस करा क्यों? बैलेंस इसलिए करा कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो बना रहे, जो हमने 9th क्लास में पढ़ लिया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि अब जो मास है किसी भी सब्सटेंस का, ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो अब अगर यहाँ पर हम बैलेंस ना करें तो यहाँ पर इधर मास कुछ और आएगा, इधर मास कुछ और आएगा, जबकि हमने मास तो उतना ही मिक्स करा है ना, तो उतना ही आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने एक लीटर पानी लिया है और 1 किलो शक्कर ली है, तो उसका बैलेंस दोनों के कितना हो गया 2, मतलब 1 और 1 2 हो गया। जब हम उसे मिक्स कर देंगे तो कुछ और थोड़ी ना आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 ही आना चाहिए, मतलब उस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हमने इक्वेशन बैलेंस की। और साथ ही साथ उस लॉ को अगर हमें सेटिस्फाई करना था तो इसीलिए हमें उसके प्रोडक्ट और मॉलिक्यूल्स के जो नंबर ऑफ सब्सटेंस थे, मतलब मॉलिक्यूल्स से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, उनको इक्वल करना ज़रूरी था। इसलिए हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देखा। तो इस टॉपिक के लिए, इस वीडियो के लिए या इस लेक्चर के लिए अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है, जो नेक्स्ट पार्ट है, हम उसमें देखेंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे और साथ ही साथ आप हमारा कोई भी लेक्चर मिस ना करें। फिर से आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम रिएक्शंस के टाइप देखेंगे। फिर से वही पॉइंट टू पॉइंट टाइप देखेंगे बिल्कुल ईजी वे में, जिससे कि आपको याद रहे। तो अभी के लिए थैंक यू।